हेलो माय जीनियस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडल्स ऑफ एटम। एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हमने 3 मॉडल्स पढ़े हुए हैं, वही 3 मॉडल्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं एटम क्या है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, स्मॉलेस्ट यूनिट इन एनी मैटर। किसी भी मैटर के अंदर सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? एटम होती है। एटम के अंदर क्या क्या होते हैं? एटम के अंदर चार्जेस होते हैं। कौन कौन से चार्ज होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन doesn't have any charge, it is neutral, इसमें कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की थी रुदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक। ये था हमारा बेसिक चीज़ें, जिसके बाद हम एटम के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। इतना क्लियर है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट मॉडल, थॉमसन्स मॉडल। थॉमसन्स मॉडल में क्या था? थॉमसन ने बोला था कि एटम का स्ट्रक्चर ना एक पम्पकिन, एक वाटरमेलन की जैसे होता है। सपोज ये वाटरमेलन है तो उन्होंने बोला इसी के जैसे एटम का भी स्ट्रक्चर होता है। जैसे वाटरमेलन के अंदर क्या होते हैं? ये क्या है? इसके सीड्स हैं, कहीं कहीं पर सीड्स पाए जाते हैं ना इसके। तो उन्होंने बोला ऐसे ही एटम के अंदर भी कहीं कहीं पर जो सीड लाइक स्ट्रक्चर वाटरमेलन के अंदर होते हैं, वैसे इनके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो बाकी का जो वाटरमेलन में जो रेड कलर का पार्ट दिखता है ना हमें, वो क्या है? उन्होंने बोला वो पूरा उसकी जगह क्या है? उसकी जगह पूरा क्या है? प्रोटॉन्स है, कुछ पॉजिटिव चार्ज है। तो उन्होंने क्या बताया? जैसे ये क्या है? वाटरमेलन है। वाटरमेलन में ये सीड है और ये पूरा जूसी वाला पार्ट रेड रेड है। वैसे ही एटम होता है। एटम भी वैसे राउंड शेप का होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कहीं कहीं पर होते हैं और पूरा जो पॉजिटिव चार्ज होता है। ये किसने बताया था? ये थॉमसन ने बताया था। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट मॉडल। उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है ना, उनका नाम था रुदरफोर्ड। अब रुदरफोर्ड मॉडल में क्या है? रुदरफोर्ड साइंटिस्ट ने इन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ना एक एक्सपेरिमेंट किया। इसके स्ट्रक्चर को, किसके? एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए उन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या यूज़ किया? उन्होंने गोल्ड की फॉइल यूज़ की। गोल्ड की ही फॉइल क्यों यूज़ की? क्योंकि उनको कुछ वेरी थिन चीज़ चाहिए थी, बहुत ही पतली लेयर चाहिए थी, और वो सिर्फ वो गोल्ड फॉइल से बना सकते थे, इसलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल यूज़ किया। और रेस किसकी यूज़ की? अल्फ़ा पार्टिकल्स की रेस यूज़ की उसमें डालने के लिए। अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये डबल चार्ज हीलियम के आयन्स होते हैं। इतना क्लियर है? अब देखते हैं इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया। अब समझते हैं इन्होंने क्या किया। ये क्या है? ये ना एक गोल्ड की फॉइल है, उसको ना बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल में हम देख रहे हैं। ये क्या है? ये गोल्ड के एटम्स हैं। ठीक है। इन्होंने क्या किया? यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स की रेज भेजी। यहाँ से क्या भेजा? अल्फ़ा पार्टिकल्स की रेज भेजी। तो कुछ रेज तो ऐसी चली गई, यहाँ से सीधे यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से ऐसे निकल गई। कुछ रेस क्या हुई? कुछ रेस थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो गई, थोड़ी सी, जैसे यहाँ पर चली गई या यहाँ से टकरा के चली गई, या इसमें से जो थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो गई। और बहुत कम ऐसी थी जो सीधे इसमें टकराती थी तो वो वापस रिबाउंड होके वैसे ही वापस आ जाती, जो यहाँ से गई सीधे इसमें टकराई और इसी रास्ते से वापस आ गई। ऐसी रेस कितनी थी? ऐसी थी 1 आउट ऑफ एवरी 12,000। अगर 12,000 रेस हम भेज रहे हैं तो उसमें से सिर्फ
एक रेज ऐसी होती थी जो रिबाउंड होके वापिस आ जाती थी। रिबाउंड मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री समझते हो ना, ये चार्ट होता है तो 180 डिग्री कहाँ होता है, यहाँ से शुरू किया तो कहाँ गए, यहाँ आ गए, तो यहाँ से गए और वापस उसी रास्ते से आ गए। दिस इज़ वॉट 180 डिग्री। तो इसमें इन्होंने, अब जानते हैं इन्होंने इससे कंक्लूड क्या किया, कि इससे कंक्लूजन क्या निकलता है। इन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि मोस्ट ऑफ द रेज पास हो जाती हैं। इसका मतलब एटम के अंदर ज़्यादातर स्पेस में मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, खाली है, वैकेंट है, इसलिए सारी रेज पास हो जाती है। जो थोड़ी बहुत जो डिफ्लेक्ट होती हैं वो क्या रिफ्लेक्ट कर रही है कि एटम के अंदर थोड़ी सी जगह में क्या है, पॉजिटिव चार्जेस, जिसकी वजह से डिफ्लेक्ट हो जा रही हैं। और जो 180 डिग्री से वापस आ रही है लौट के, वो क्या कर रही है, वो ये बता रही है कि एटम के अंदर जितना भी उसका वॉल्यूम है ना, जितना भी मास है, वो बहुत छोटी सी जगह पे है। एटम के अंदर थोड़ी सी जगह पे, यहाँ पर थोड़ी सी जगह में उसका मास है, इसीलिए हो जाती है, तो उसमें से टकरा के वापस आ जाती है। कोई भारी सामान रखा हो तो उसमें से चीज़ें वापस टकरा के आ जाती है ना, वहाँ पर वापस नहीं जा पाती। कैसे जाएंगे, सपोज यहाँ पहाड़ है, आपको यहाँ से जाना है तो अब यहाँ जाओगे, फिर यहाँ से वापस लौट आओगे। अब कैसे जाओगे, पहाड़ है बीच में, तो उसी रास्ते से वापस भारी चीज़ से टकरा के वापस आ जाते ऐसे। अब इसमें हमने बॉल फेंका तो बॉल क्या आएगी, वापस आ जाएगी, उधर तो नहीं चली जाएगी। ऐसे इन्होंने बोला बीच में सेंटर में इसका मास है। इन्हें तीन चीज़ क्या कंक्लूड की कि मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम के अंदर खाली है, जिसकी वजह से सारी रेस चली गई। पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा है, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन बहुत कम रेस की हो रही है, और जो रिबाउंड होके वापस आ रही है, इसका मतलब ये है कि एटम का मास जो बहुत छोटा सा है वो सेंटर पे है। अब उन्होंने, अब ये सब चीज़ों से अब हमें ये पता करना है कि इनसे उन्होंने बताया क्या। अब हमें ये सब चीज़ों से पता क्या चलता है कि कैसा स्ट्रक्चर है। अब उनके बताने अनुसार क्या पता चलता है कि ये एक गोल गोल क्या है, एटम है। एटम के सेंटर पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये एटम के सेंटर पे ही क्या है, इसका पूरा मास है। ये एटम का मोस्ट ऑफ द मास कहाँ है, इसके सेंटर पे ही है। ओके। और इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन बाहर है। इलेक्ट्रॉन कहाँ है, बाहर ऑर्बिटल्स में घूम रहे हैं। सेंटर में क्या है, सेंटर में इसका क्या है, ये न्यूक्लियस, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, और न्यूक्लियस में ही इसका मोस्ट ऑफ दी, पूरे एटम का मोस्ट ऑफ दी मास कहाँ है, न्यूक्लियस में ही है। और ये न्यूक्लियस एटम के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है। देख रहे हो ना, इतना बड़ा एटम है तो मास कितना है, न्यूक्लियस कितना है, इतना छोटा है, तो उसकी कंपैरिजन में बहुत छोटा है। ये किसने बताया, रुदरफोर्ड मॉडल में हमें पता चला। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, ड्रॉबैक्स इसके ये थे कि उन्होंने बोला कि सर्कुलर ऑर्बिटल में बाहर जो है, एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर सर्कुलर मोशन में क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, तो हमको पता ना, कोई भी चीज़ जब सर्कुलर मोशन में होती है, कोई भी चीज़ हो, है ना, जब वो सर्कुलर मोशन में होती है तो वो क्या करती है, वो एनर्जी लूज़ करती है। कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो एनर्जी लूज़ करती है। अगर वो एनर्जी लूज़ कर देगी तो क्या होगा, सपोज ये एटम है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, अब ये घूम रिवॉल्व कर रही है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये एनर्जी लूज़ कर देगी, तब वहाँ थोड़ी जाएगी, अब थोड़ी कम आ जाएगी, और पास आ गई, अनस्टेबल हो रही, और एनर्जी लूज़ कर, और एनर्जी लूज़ करते करते उसके पास उतनी ताकत तो रहेगी नहीं, दूर रहेगी, कम होते 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 आखिर में जाके कहाँ मिल जाएगी, ये न्यूक्लियस में घुस जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, हाईली अनस्टेबल स्टेज आ जाएगी। ऐसे तो फिर कोई भी चीज़ों को, किसी भी चीज़ को परमानेंट होना नहीं चाहिए। ऐसे तो ये मार्कर जब से मैं यूज़ कर रही हूँ उसको ऐसा होना ही नहीं चाहिए। इसके तो इलेक्ट्रॉन्स कब के न्यूक्लियस में मिलकर डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था, ये तो बचा ही नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब इन्होंने ये चीज़ गलत बताई। इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे रिवॉल्व कर रहे होते तब तो ये अनस्टेबल स्टेज हो जाती। तो इसका जवाब किसके दिया, इसका जवाब दिया नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट ने, जिसका मॉडल का नाम क्या है, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। अब हम वो पढ़ें। सो लेट्स सी बोहर्स मॉडल में हमको क्या पता चलता है। बोहर्स ने क्या बोला कि ठीक है, एटम ऐसा गोल होता है, बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, ये सब चीज़ें सही है, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व भी कर रहे हैं। पर उन्होंने क्या बोला,
इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं वो हर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करते हैं। जैसे ही कोई भी ऑर्बिट हो तो हर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, एक स्पेशल ऑर्बिटल्स है। ये स्पेशल ऑर्बिटल कौन से होते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स। सिर्फ ये डिस्क्रीट ऑर्बिटल की स्पेशलिटी क्या है कि इसके अंदर जो चीज़ रिवॉल्व करती है वो क्या करती है, वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते एनर्जी, वो एनर्जी लूज नहीं करते। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिटल में रिवॉल्व करेंगे वो एनर्जी नहीं लूज करेंगे। नहीं लूज करेंगे तो वो क्या रहेंगे, वो स्टेबल में रहेंगे, वो स्टेबल फॉर्म में रहेंगे। ओके, सो बोह्स ने अलग क्या बताया, उन्होंने बताया एटम सर्कुलर है, सेंट्रल पे पॉजिटिव मास है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व सिर्फ कुछ स्पेशल ऑर्बिटल्स में कर रहे हैं जिसको हम डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स कहते हैं, जिनकी स्पेशलिटी ये है कि उन ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व करने से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं करते हैं। अगर वो एनर्जी लूज नहीं करेंगे तो एटम क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, तो जो मैटर जैसा है वो उसी फॉर्म में रहेगा। अब इन्होंने इसका नाम भी दिया, लेट्स सी इन्होंने क्या नाम दिया। इन्होंने बोला जैसे ये एटम है, ये क्या है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, और ये क्या है, ये इसके ऑर्बिटल्स है, ठीक है, ऑर्बिटल्स है। तो उन्होंने क्या बताया, इन्होंने नाम दे दिया। इन्होंने बोला ये जो फर्स्ट ऑर्बिटल है इसको बोलेंगे हम के, इसको एल, इसको एम, इसको एन, एंड देन सो ऑन। इसको या तो फिर हम इसको न्यूमेरिक फॉर्म में भी बता सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 1 2 3 4, और जितना बड़ा एटम होगा उतने ऑर्बिटल्स उसमें आते जाएंगे। तो सबसे पास वाला ऑर्बिटल कौन सा हुआ, के क्या है, सबसे फर्स्ट ऑर्बिटल है किसके बाद, न्यूक्लियस के बाद। अब इनकी एनर्जी फॉर्म, जो चीज़ जितनी इसके पास रहेगी ये उतना अपने आप तरफ अट्रैक्ट, उतना उसकी मजबूत पकड़ रहेगी। तो जो ऑर्बिटल सबसे पास रहेगा वो क्या रहेगा, तो ऑर्बिटल सबसे पास कौन सा, के, तो ये क्या है, ये हाईली स्टेबल है, ये सबसे स्टेबल है। और ये स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसकी एनर्जी कैसी है, इसकी एनर्जी क्या है, लो है। जिसकी एनर्जी जितनी कम रहेगी वो उतना ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी सबसे कम कहाँ रहेगी, यहाँ, और सबसे ज़्यादा कहाँ रहेगी, यहाँ। ये एनर्जी का फॉर्म है। और स्टेबिलिटी कहाँ रहेगी, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा ऑर्बिटल रहेगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑर्बिटल ये रहेगा, सबसे कम कौन सा रहेगा, ये रहेगा। सबसे कम स्टेबल ये, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये। अब जो चीज़ सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन तो उसी में जाने की कोशिश करेगा ना, ताकि उसकी स्टेबिलिटी क्या रहे, बनी रहे। हर चीज़ अपने आप को स्टेबल रखना चाहती है। इसलिए जब भी हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। जब ये ऑर्बिटल फिल हो जाएगा तभी वो नेक्स्ट ऑर्बिटल्स में जाएंगे। ये नहीं है कि इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होता। क्योंकि इसको स्टेबिलिटी, इसको अल्टीमेटली क्या है, स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखना है। इसलिए सबसे पहले इसको फिल करेगा, इसके अंदर क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब इसमें अगर नहीं आ पा रहे हैं तो वो नेक्स्ट में आएंगे, इसमें अगर जब नहीं आ पा रहे तो फिर वो नेक्स्ट में आएंगे। ये क्या था, ये बॉस मॉडल था। ये हमने पढ़ लिए 3 मॉडल। फर्स्ट कौन सा, सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले आया थॉमसन ने बताया कि एक वाटरमेलन नाइट का स्ट्रक्चर है। फिर सेकंड कौन आया, रुदरफोर्ड ने पूरा एक्सपेरिमेंट किया। किसने किया, गोल्ड फॉइल पे एक्सपेरिमेंट किया। कौन सी पार्टिकल्स भेजे, अल्फा पार्टिकल्स भेजे। क्या कंक्लूड किया, उन्होंने कंक्लूड किया कि बहुत बड़ी, इस एटम के अंदर बहुत बड़ा खाली स्पेस बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज बहुत कम है, थोड़ा सा है, और एटम का जितना भी मास है, उसकी जितनी भी वॉल्यूम वो सेंटर पे आ रही है, उसके टोटल वॉल्यूम के मुकाबले बहुत छोटी सी वॉल्यूम है जो सेंटर पे ही है, उसका सारा मास सेंटर पे है, जो बहुत हार्ड है, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल्स रिबाउंड होके वापस आ जा रहे हैं। ये क्या थे हमारे 3 मॉडल से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।